बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और वीकेंड बेहतरीन मनाया होगा आपने, क्योंकि वीकेंड पर आपने देखा कैसे आंख मचोली जारी रही है, कभी धुंध आ रही है, कभी धुंध जा रही है। और आज भी ऐसे ही था, सुबह सवेरे निकले घरों से तो ऐसे धुंध छाई हुई थी कि लग रहा था कि अब सारा दिन धुंध रहेगी। जीरो विजिबिलिटी थी, जीरो विजिबिलिटी में आए हम लोग, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि फिर से जो सूरज की किरणें जमीन को पहुंचने लगी हैं, फिर से मौसम बदलने लगा है। और ऐसा कई बार हुआ है ओवर द वीकेंड, आपने देखा ही, अभी मनाजिर आप देख रहे हैं। पूरी तरह से लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही और मोटरवेज और कौमी शाहराहें शदीद धुंध में गुम रही। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। मोटरवे M2 की बात करें तो लाहौर से हिरन मीनार तक बंद है। M3 पर फैजपुर से समंदरी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इसके साथ साथ लाहौर से आलकोट M11 पर भी धुंध के बायस गाड़ियों के एंट्री को बंद कर दिया गया है। दौरान सफर ड्राइवर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसलिए पहले देखें और अगर जरूरी है तो फिर सफर कीजिए। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है इस धुंध के बायस, तो बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो डिले हो गई हैं, वो ताखीर का शिकार हुई हैं और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी तो आपको पता है आप कह रहे थे कि मौसम बदल गया है, बाहर आ गई है, तो ये कौन सा मौसम तब्दील हुआ है भाई? ये तो मतलब जाती सर्दी वापस आ गई है। खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको सेहत का, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है कि कब सर्दी आ रही है, कब जा रही है, तो अपना खास ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 15 रोज ही बाकी हैं। शायकीन का जोश बढ़ रहा है। बड़े इवेंट से पहले सैमुल की सीरीज भी होने वाली है, शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। न्यूजीलैंड की टीम 4 और 5 तारीख के दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का आगाज आज से शुरू होगा। पाकिस्तान में जो 26 शहर हैं, इसमें जो मुख्तस कोरियर कंपनी है, इसके आउटलेट्स पर आप जाकर ये टिकट्स खरीद सकेंगे। दूसरी जानिब सैमुल की वनडे सीरीज की टिकटों की फरोख्त 4 फरवरी से शुरू होगी। जी हाँ, टिकट्स ऑनलाइन या फिर फिजिकल तौर पर निजी कोरियर कंपनी से आप खरीद सकेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड और फाइनल के मुकाबले की जो टिकट्स हैं, कम से कम कीमत 500 रुपए उसकी होगी, जबकि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका मैच की जो कम से कम टिकट्स हैं उसकी कीमत 350 रुपए रखी गई है। और 3 मुल्की सीरीज के लिए टिकट्स की ज्यादा से ज्यादा कीमत 8000 रखी गई है। जनरल इंक्लोजर्स की कीमत 1000, फर्स्ट क्लास और प्रीमियम की कीमत 2 से 4000 होगी, जबकि VIP और गैलरी की कीमत 5 से 8000 के दरमियान होगी। PCB ने टिकट्स की कीमत कम रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा शायकीन जो है वो स्टेडियम्स का रुख करे। और सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच 8 फरवरी को लाहौर में खेला जाना है। तो जनाब, एक तो हमारा मैच तो होना है, हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। एक जरा ट्रैफिक का मसला भी अभी से देखने में आ रहा है। कदाफी स्टेडियम के बाहर फिरोज पर ट्रैफिक का जो हैवी लोड है वो इस वजह से, वो जो बाइकर्स लेन बनी है उसकी वजह से, हाँ, तो बहुत अच्छा कदम है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जो प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन है ना, वो हमेशा बहुत जरूरी होती है, तो आगे चल के ध्यान रखेंगे। आपको 3 हिस्सों में डिवाइडेड लगेगी, क्योंकि ये जो बाइकर्स लेन बनाई गई है ना, ये बिल्कुल दरमियान में है और आपके साथ एक लेन चल रही है, जिसके बाद बाइकर लेन है, फिर आपकी लेन है, तो सड़क का कुछ समझ में आना भी अभी बाकी है। ट्रैफिक का फ्लो बहुत डिस्टर्ब रह रहा है। तो अब टिकट्स हो गई सस्ती जनाब, जल्दी से अपनी टिकट लें और स्टेडियम्स जाकर देखें। ये जो ऑनलाइन का रिवाज है बहुत अच्छा है, लेकिन इसको एक खास ज्यादा एंजॉय करेंगे। अली, वैसे पॉलिटिकल उस मंजरनामे को शेयर करने से पहले एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी दे देते। बिल्कुल देते हैं। अमेरिकी सदर की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। वो खबरों की जीनत हमेशा ही रहते हैं। अभी भी उन्होंने फिर एक कारनामा सर अंजाम दिया है। कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 91वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने टैरिफ्स कुछ आयद किए हैं, उसके मुतालिक भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ्फुज़ होगा अगर वो 91वीं रियासत बनती है और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। जो अभी 25% आयद किए हैं ना, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सदर ट्रंप का यह कहना था कि कनाडा के पास किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नताइज शानदार होंगे। अमेरिकी सदर का बयान तो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कनाडा, मैक्सिको वो भी हाथ में ला रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि अब वो अमेरिकी दरामदात पर भी टैरिफ आयद करेंगे अगर उन पर टैरिफ आयद कर दिया गया है 25%। चीन, कनाडा और मैक्सिको की दरामदी मसनूआत पर भारी टैक्सेस आयद करके तजारती जंग छिड़ दी गई है और सदर ट्रंप ने 3 सदारती हुक्मनामों के जरिए मैक्सिको और बेशतर कनेडियन दरामदात पर 25% और चीन से आने वाली अशिया पर 10% टैक्सेस आयद कर दिए हैं।
इन टैक्सेस का इतलाक बताया जा रहा है कि मंगल से होगा, जबकि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को अपने मुल्क की मसनूआत के इस्तेमाल की अपील है। और जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ कनाडा में तैयार की गई मसनूआत का ही इंतखाब किया जाए। कनाडा अपना दिफा करना जानता है और वो हर सूरत अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। और दूसरी जानिब कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। तो ये आप तैयारी पकड़ लें, चीन भी WTO के पास जा रहा है, तो अब जो एक सदर की जानिब से किए जा रहे हैं, अमरीकी सदर की जानिब से, उसके जवाबात भी दिए जा रहे हैं मैक्सिको और कनाडा की जानिब से मजीद टैरिफ आयद करके अमरीकी मसनूआत पर, और चाइना की जानिब से कि वो WTO जा रहे हैं। तो लेट्स सी आगे की क्या सूरत हाल बनती है। अभी जरा बड़ी खबर में नजर डालते हैं सियासी मंजरनामे पर। तो जनाब अब आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात में को 1 साल होने को है और तहरीके इंसाफ ने ऑलरेडी 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया हुआ है और हुकूमत तामीर और तरक्की मनाने का प्लान कर रही है। 1 साल के दौरान तहरीके इंसाफ ने कई एहतजाज तो किए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। और इसी दौरान तहरीके इंसाफ ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक भी शुरू की, मगर तहरीक चंद जलसे ही कर सकी और उससे ज़्यादा तहरीके इंसाफ सोलो फ्लाइट लेकर आगे बढ़ी हो, हमने सब ने देखा। फिर मुज़ाकरात का दौर भी शुरू हुआ, तहरीके इंसाफ ने शराइत लगाई, मुज़ाकरात शुरू किए और तहरीके इंसाफ ने फिर मुज़ाकरात के चौथे दौर से पहले ही मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया और अब फिर एहतजाज और फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ PTI KP की बड़ी बैठक हुई और PTI KP के सदर जो है जुनैद अकबर, उनकी ज़ेर सदारत 8 फरवरी के सवाबी जलसे पर मुशावरत हुई और ये कहा गया कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अपना मैंडेट वापस लेना है और कारकुन तैयारी कर लें, बानी PTI के हुक्म का इंतजार करें, इस बार मायूस नहीं करेंगे। 8 तारीख को हमने इस सिलसिले में एहतजाजी तौर पर एक जलसा सवाबी में करना है। ये PK की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, तो उसकी तैयारी के सिलसिलों में जो है मैं और अली असगर साहब जो है आज यहाँ पेशावर में आए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा अगर खान साहब ने हुक्म दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे और इस तैयारी के साथ आएंगे कि हमें ये पता चलेगा कि इस दफ़ा हम पे गोलियाँ भी चल सकती है, क्योंकि पहले हमें उम्मीद नहीं थी, इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि ये हो सकता है। जुनैद अकबर का ये कहना था कि ये जिम्मेदारियां बानी PTI की जानिब से उन्हें तफवीज़ की गई हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करेंगे, मगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI से 8 फरवरी को एहतजाज ना करने की दरख्वास्त की है। 8 फरवरी को प्यार की कॉल है, पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर आप समझ ही गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और पेका एक्ट में तरमीम को लेकर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और फिर हुकूमत ने ऐसे में एक नया महाज खोल लिया है और सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया है और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सिंध हाई कोर्ट से, जस्टिस सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट से और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने पर जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी तब्दील कर दी गई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नए आने वाले जजेस का रोस्टर जारी किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज बन गए। इन तकर्रियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुस्तरद भी कर दिया और वकला को भी पीर को अदालतों में पेश होने से उन्होंने रोक दिया है। इस्लामाबाद में बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमती फैसले की शदीद मुखालफत भी की गई। हम पाकिस्तान के उन तबकात की लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो कोशा हैं। 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तमाम सियासी सूरत हाल आपके सामने है। सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर तबसरा करते हैं। माजिद साहब क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने को है और 5 दिन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों की जो हिकमत अमली आपके सामने आई है उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ और हुकूमत पिछले महीने में मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद थे, लेकिन चूंकि फरवरी में इलेक्शंस को 1 साल मुकम्मल होने को है, तहरीक इंसाफ को मेरी राय में इस वक्त बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो जिस इलेक्शन की बुनियाद पे वो ये सारा मामला सामने लाते हैं कि जी धांधली हुई, हमारा मैंडेट छीना गया, उसी इलेक्शन के मुकम्मल होने वाले साल के अंदर, उसी महीने के अंदर वो मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत के साथ बैठे हो। तो इसलिए हमने देखा कि उन्होंने
जनवरी के आखिरी हफ्ते से ही अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दी और वो मुज़ाकरात की बजाय मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत की तरफ चले गए, जिसमें उन्होंने जुनैद अकबर को और आलिया हमजा को जिम्मेदारियां दी ताकि वो अपने कारकुनों को एक तरह से नई उम्मीद दे सकें। इसके साथ साथ एक दूसरा मसला भी दरपेश था कि नवंबर के एहतजाज के बाद कारकुनों में तंजीम के अंदर एक मायूसी भी थी कि ये उसके अंदर कोई हिकमत अमली इतनी अच्छी नहीं थी, और उसके बाद एक तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में एक हमें कमी देखने को मिली। तो उसको भी अब 2-3 महीने गुजर चुके हैं, तो उसको भी रिचार्ज करने की जरूरत थी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। तो उसके लिए 8 फरवरी का दिन बड़ा बेहतरीन है। अच्छा। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाहमत, एहतजाज, जलसे जुलूस, ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फरवरी का जो महीना है वो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत के बजाय मुज़ाहमत की बातें होंगी। अच्छा। और एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा। जो इलेक्शन का जो महीना है उसको फुल मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट करेगी और ये बताएगी कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस महीने के अंदर मैं मुफाहमत या धीमे लहजे के हुक्मरान या रहनुमा सामने आते नहीं देख रहा, बल्कि जारहाना लहजों वाले जो लेकिन माजिद साहब उन्होंने ऑलरेडी कह दिया ना कि होम्योपैथिक क़यादत को अब साइड पर होना चाहिए और हार्ड लाइनर्स को सामने आना चाहिए। जुनैद अकबर यही कह रहे हैं कि इस बार मायूस वो नहीं करेंगे, और जिस तरह से आपने भी बात की कि सड़कों पर आने का तो ऐलान कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि अगर अब हमें मौका मिलता है तो इनको सबक सिखाएंगे, और जो इंतकामी सियासत है आप उस पर यकीन रख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हुकूमत इसे कह रही है कि जी मकाफात अमल है। तो आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी अपना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे चलकर इनके हक में होगी, ये जो सड़कों पर आने की सियासत है? देखिए, मीडिया में या खबरों की जीनत बनने के लिए या अपने कारकुनान को एक उम्मीद देने के लिए तो ये मामला बिल्कुल जेर बहस लाया जा सकता है और इससे एक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, लेकिन इसकी बुनियाद पे ये नतीजा अखज़ करना कि इससे कोई हुकूमत मुश्किलात का शिकार होगी या कोई इन हाउस चेंज आ जाएगी या इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस होंगे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो अभी तक सियासी मंजरनामे पे नजर नहीं आ रही। अभी सिर्फ ये हो सकता है कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जलसे जुलूस के जरिए तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती है। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अब जो होम्योपैथिक की आदत है वो बैक फुट पे उसको ले जाया गया है, फ्रंट फुट पे और लोग हैं, तो इसलिए कारकुन तो एक्टिव हो सकता है। तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक एक्टिविटी है, काम करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे ये नतीजा अखज़ करना कि जी इससे हुकूमत मुश्किल का शिकार होगी या तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, वैसे तो धरने जो हैं अगर कामयाब होते तो 2014 का धरना तहरीक इंसाफ को हुकूमत ना दिला देता, आपको नहीं लगता कि ऐसा हो जाता? तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली से अब तक तहरीक इंसाफ को क्या मतलूबा मकासद आपको मिलते हुए दिखाई दिए हैं जो इस बार मिल जाएंगे? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए कि तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि इलेक्शन होने के बाद पहले ही साल में हमारी सियासी तारीख में बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी हुकूमत को गिरा दें, किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दें और अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में आ जाए। हमारे सामने मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल है कि जब वो 2018 में इलेक्शन धांधली की शिकायत लेके इस्लामाबाद आए, एक बहुत बड़ा धरना हुआ, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए अभी हुकूमत के पहले साल के अंदर आप उन पे इल्जामात तो आयद कर सकते हैं, आप अपनी जो शिकायत है वो भी सामने लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके बुनियाद पे ये समझना कि कोई कामयाबी होगी या इस हवाले से हुकूमत किसी मुश्किल का शिकार होगी, ये एक अलग बहस लगती है। लेकिन कारकुनों को एक्टिव रखने के लिए, चार्ज रखने के लिए, उनको एक नया नैरेटिव देने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक लंबी ऑपोजिशन के मोड में नजर आ रही है, तो उसके लिए फिर वक्त के साथ साथ स्ट्रेटेजी को बदलने की तैयारियां भी इनकी जानिब से बिल्कुल की जा रही हैं। बिल्कुल सही है। और एक मुलाकात भी है, आपने भी देखी होगी वो तस्वीर, वो बड़ी उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा चली और क़यादत ने तनकीद भी की। आतिफ चौधरी और ऑन चौधरी की जो मुलाकात हुई है वो ये कह रहे थे कि पार्क में एक वॉक के दौरान मुलाकात हुई, लेकिन उसको आतिफ खान और ऑन चौधरी की मुलाकात को काफ़ी फिर सियासी रंग भी दिया गया उन्हीं की जमात की जानिब से। अगर हम देखें ग्रैंड अलायंस का जो ऐलान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, माजिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान आपको दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर सवार हो जाएंगे और दोनों मिलकर फिर हुकूमत को कहीं ना कहीं टफ टाइम दे सकते हैं? अच्छा, ये पॉइंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसलिए ज़ेरे बहस आ रहा है कि हमारे सामने तहरीक इंसाफ की एक हिस्ट्री है
10 साल में अगर हम 2014-15 से ऑनवर्ड अभी तक ये देखते हैं तो पता चलता है कि तहरीक इंसाफ ज्यादातर सोलो फ्लाइट की आती जमात है, और बिल्कुल। उसने इस हवाले से जो भी नैरेटिव्स बनाए हैं उसमें उसने किसी को साथ लेके चलने की बात ये तो नहीं है। की। अब चूंकि वो मुश्किल में है तो उनके लिए ये बड़ा एक परेशान का मसला है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह तब्दील करें। पहले महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें तो हुई, हाँ। महमूद खान अचकजई को एक टास्क भी दिया गया, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकी। तो मुझे लगता है कि हुकूमत की जानिब देखने की बजाय तहरीक इंसाफ को अगर एक ग्रैंड अलायंस तश्कील देना है तो उन्हें अपना सियासी तौर पर दिल बड़ा करना होगा। अच्छा, लोगों को साथ लेके चलने के लिए उन्हें अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। तो अगर ये बन उसके जाता है बाद ग्रैंड ये अलायंस तो माजिद साहब किसको देख रहे हैं? इसका लीडर कौन होगा? क़यादत कौन करेगा? जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है सबसे पहले उसको अपना सरबराही का हक जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे सामने ARD की बिल्कुल। मिसाल है जिसमें जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हुए तो नवाबजादा नसरुल्लाह को उन्होंने इंचार्ज बनाया। इसी तरह जब PDM बनी तो ना आसिफ अली जरदारी थे, ना मियां नवाज शरीफ थे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने सरबराही दी। तो अभी भी मैं इसीलिए ये कहना चाह रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ दिल बड़ा करती है, आला ज़र्फी का मुजाहरा करती है, दूसरे सियासी रहनुमाओं को साथ लेके चलती है, तो फिर ही ये ग्रैंड अलायंस की तरफ जाया जा सकता है। ये इतना आसान मामला मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ बाकी रहनुमाओं के साथ मिलकर इस चीज पर आ जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ माजिद से रब्ता हमारा मुनक़ता हो रहा है। दोबारा हमारे साथ मौजूद है माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इसलिए जो इत्तेहादी सियासत है उसमें तहरीक इंसाफ ना तजुर्बाकार है, और हम इमरान खान साहब के बयानात और उनकी स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ अपने पे, अपनी जमात पे फोकस करते हुए आगे चलते हैं। सिर्फ उन्होंने हुकूमत के अंदर कुछ इत्तेहादी जमातें अपने साथ रखी थी, लेकिन अपोजिशन में अगर वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनकी हमायत करें तो फिर उन्हें अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा, आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए। जो बाकी कॉन्फ्रेंस रहनुमा है या सूबाई जो लीडर है, देखिए PTI आला ज़र्फी का मुजाहरा करे, इसके चांसेस कितने हैं ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा बताएं कि हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? एक तरफ पैका एक्ट पर सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज है, दूसरी जानिब एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है जो जजेस की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि अब वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है? वैसे तो तैनाती पहले भी होती रही है, इसी तरह की जजेस की तैनाती जो है उनका इख्तियार है सदर को और वो कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है जो दोनों महाज उन्होंने एक साथ खोल लिए हैं? जी बिल्कुल, ये सहाफत और वकालत का जो मामला है, दोनों में जब हम टाइमलाइन को देखते हैं या फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से बदनीयती का अंसर शामिल है। जिस तरह से जल्दबाजी के जरिए कानून साजी की गई है, गया कि इसमें जल्दबाजी हुई है, मुशावरत का दायरा वसी हो सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? काफी तंजीमों को ऑन बोर्ड लेते हुए या जो इंटेलिजेंसिया है उससे मुशावरत करते हुए चीजों को आगे क्यों नहीं ले जाया गया? बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि वो आखिरी मोर्चा है जिसपे रियासत का कब्जा नहीं हुआ था और अब उसके ऊपर कब्जे की तैयारी भी कर ली गई है। तो इसलिए पिछले 2 से 3 साल के अंदर जब हम सियासी सूरत हाल को देखते हैं तो हुकूमत इस मूड में नजर नहीं आती कि वो मुशावरत के जरिए या अफहाम व तफहीम के जरिए चीजों को आगे चलाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो सिस्टम को कैप्चर करने के लिए जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो करें। जो सहाफी बरादरी के खिलाफ जो एक्ट पास किया गया उसकी भी हम अगर डिटेल्स देखें, जो उसमें डेफिनेशंस मौजूद है या उसमें जो प्रोसीजर मौजूद है, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उसके लिए भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी टेक्निकल ग्राउंड्स का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। तो जब गवर्नमेंट कभी भी मामलात को शफाफियत के साथ ना लेके चले तो उसका फिर एक वाहिद हल होता है कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चीजों को करते हैं ताकि एक जस्टिफिकेशन भी मौजूद रहे, लेकिन फिर आपके पास मॉरल हाई ग्राउंड नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद। खुला इस मामले पर हड़ताल का भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब का कोयटा का दौरा भी है। देखते हैं जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक
टू एक्सप्रेसो। जी अब मुलाकात का वक्त हुआ है एक्सप्रेसो हीरो से। अली, किससे मिलवा रहे हैं? आज उस कौमी हीरो से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चर्चे हैं। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नाकाबिल शिकस्त रहने वाले बॉक्सर उस्मान वजीर की, जिन्होंने अपने करियर की मुसलसल 15वीं फाइट जीती है। उस्मान वजीर ने तंजानिया के बॉक्सर अल्बानो को शिकस्त देकर यह एजाज़ अपने नाम किया है। और इस जीत से कबल उस्मान वजीर अपने करियर में एक मुनफरिद कारनामा भी सर अंजाम दे चुके हैं, जहां उन्होंने भारतीय बॉक्सर थिलक सलवाम को दिन में तारे दिखा दिए थे। और ये मुकाबला सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड तक जारी रहा था और हमने देखा कि उस्मान के दो मुक्कों पर ही वो भारतीय हरीफ चित हो गए थे। उस्मान वजीर वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल और मिडिल ईस्ट टाइटल समेत कई फाइट्स जीत चुके हैं। मजीद इस हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे अनडिफिटेड, हमारे चैंपियन, हमारे हीरो उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई आपको बॉक्सिंग रिंग में ये जो मुसलसल 15वीं आपकी कामयाबी है उस पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हम बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं नाकाबिल शिकस्त रहकर? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनेटली अपने कंट्री के लिए खेल रहा हूँ। एक ड्रीम था, वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बना, एशिया चैम्पियन बना, मिडिल ईस्ट चैम्पियन बना। डेफिनेटली प्राउड फील होता है। जो मेहनत कर रहा था, अल्लाह ताला से जो हमेशा मांगा था कि अपनी कंट्री के लिए कुछ बड़ा करूँ अपने स्पोर्ट्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीवमेंट कर रहा हूँ और अपनी कंट्री के लिए अच्छा दे रहा हूँ। ज़बरदस्त उस्मान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि मुसलसल जीतने की आदत हो गई है आपको, या हर फाइट से पहले हरीफ को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, खूब तैयारी करते हैं? बिल्कुल, देखें लाइक हार जीत तो होती रहती है, मगर हमेशा से यही सोचा है कि आपने मेहनत करना है तो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। तो बस हमेशा से मेहनत करते हैं और हमेशा से मैं लाइक अगर हमारे कोच कहते हैं अगर आपने 10 राउंड ट्रेनिंग करनी है तो मैं 15 करता हूँ, वो 15 कहते हैं मैं 20 करता हूँ। तो हमेशा से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ, तो उसी का रिजल्ट है। अनडिफिटेड जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमें आगे भी नज़र आ रहा है कि अनडिफिटेड ही हैं आप माशाल्लाह से। मुझे लगता है आपने ना एक घर में दीवार जो है ना मुख्तस कर दी है अपने टाइटल्स के लिए। अब 15 हो गए हैं, अब आप देख रहे हैं जगह बची है, फिर अगले टाइटल के लिए आप फ़ौरन तैयारी करने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो 15 फाइट थी। जी नहीं, मेरी अम्मा भी यही कहती है हमेशा कि उनने भी स्पेस बनाई हुई है। तो हम जब भी जीत के आते हैं, एक मेडल, एक टाइटल होता है, वो भी कहती बेटा कितने जीतते हैं? तो मैं कहता हूँ अम्मा बस आप स्पेस बनाती रहें और दुआ करती रहें, मैं इंशाल्लाह जीतता रहूँ। बिल्कुल उन्हीं की दुआएं हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो 15 फाइट्स आपकी हुई हैं, आप अनडिफिटेड रहे हैं, कोई ऐसा भी हरीफ आपको मिला जो आपको लगता था कि ये मुझे हरा सकता है, जो टफ, आपका बहुत टफ कंपटीशन जिसके साथ रहा हो? मेरा ख्याल है वो भारतीय बॉक्सर के साथ जो फाइट हुई उसमें उनको लगा होगा कि तो वैसे 2 मुक्कों में ही जवाब दे दिया था। वो तो उस्मान बताएंगे फाइट थी सारी। तो कोई हरीफ आपको लगा? इंडिया के साथ तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है। आपको पता है जिस तरह हम लोग का हर स्पोर्ट्स के अंदर वो एक राइवलरी है, तो वो तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन थी और उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 65 सेकंड्स में नॉकआउट किया, वो तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखें, बॉक्सिंग में हर बॉक्सर टफ होता है क्योंकि ये 1 पंच गेम है। अगर आपको एक पंच कहीं पे भी लैंड हो, लाइक आपके फेस पे बॉडी शॉट लगे, तो आपकी ना एकदम पूरी गेम चेंज हो जाती है। डेंजर स्पोर्ट्स है, आप सबको पता है बॉक्सिंग। तो इसमें ये नहीं है कि आपका ओपोनेंट वीक है तो वो उसका पंच नहीं लगेगा, क्योंकि ना इसमें आप डेफिनेटली कनेक्टिंग स्पोर्ट्स है। आप एक दूसरे को डेफिनेटली, अगर आपका जूनियर भी आपको पंच करता है तो आप हर्ट करते हो। तो इस स्पोर्ट्स में हर ओपोनेंट आपके लिए डेंजरस होता है, मगर ये होता है कुछ बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको फेस करना मुश्किल होता है। जैसे मेरी लास्ट फाइट थी, हम लोग 8 राउंड लड़े, बहुत लाइक टफ फाइट थी और बिल्कुल लाइक पंचेस लैंड नहीं हो रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो ये था। बाकी तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी फाइट्स थी मेरे लिए टफ थी, मगर ये था कि मेहनत किया हुआ था तो मैं इजीली सरवाइव कर गया। यानी यही माइंडसेट लेकर आप रिंग में उतरते हैं कि तमाम फाइट्स टफ होंगी, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं? पंचेस की ट्रेनिंग हमने करते हुए बॉक्सर्स को देखा है, पंचेस रिसीव करने की ट्रेनिंग कितनी करनी पड़ती है? डेफिनेटली आपके जैसे हमारे स्पारिंग सेशंस होते हैं, उसके अंदर आप टेस्ट फाइट्स आपकी होती हैं, उस पर फिर आप जितनी मेहनत करते हो पूरे वीक में, तो 2 दफ़ा स्पारिंग होती है, तो उस पर आप चेक करते हो कि आपका स्टेमिना कैसा है, आपका एंडोरेंस कैसा है, कितने राउंड आप सर्वाइव कर सकते हो, कितने पंचेस आप टेक कर सकते हो। तो वो सारी जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये है कि देखिए, मारना तो आसान है। अगर मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँ, मैं कहूँ कि आपने हिट करना है तो आप करोगे। जब आपको कहें कि इसने आपको हिट करना बर्दाश्त करो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो डेफिनेटली पंच मारना आसान होता है, पंच लेना मुश्किल होता है। तो उसके लिए लाइक 10 साल लगे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद आज यहाँ पे बिल्कुल। और 10 साल की मेहनत आपकी दिखाई देती है। अच्छा, लोगों को बड़ा आसान लगता है कि बड़ी आसानी से इस तरह की फाइट्स हो जाती
जाती हैं, लेकिन हमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सख्त किस्म की मेहनत होती है, ट्रेनिंग होती है, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, ज़रा एक्सप्लेन तो करें कि अपनी फिटनेस और ये टेक्निक्स और ये ट्रेनिंग आपकी कितनी टफ होती है, ताकि लोगों को भी पता चले कि इतना आसान नहीं होता। आपकी रूटीन क्या है? बिल्कुल है, बॉक्सिंग देखें बहुत डेंजर स्पोर्ट्स है। बॉक्सिंग वाइट ऐसे स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आप जा रहे हो सही सलामत जा रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि आप सही सलामत आएंगे। आपको तो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजर स्पोर्ट्स है, तो इसमें डेफिनेटली आपकी मेहनत आपके जो हेल्प करता है। इसीलिए मैं अपना हमारे जो कि बल्तिस्तान के जो हमारे FC कमांडर हैं अभी नए आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं लास्ट इंडिया की फ़ाइट जीत के आया, बड़ा अच्छा वेलकम किया। अभी फुटबॉल के इवेंट करवा रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के स्पोर्ट्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो DG हैं GB स्पोर्ट्स के, उनने मुझे बड़ा अच्छा वेलकम के काफ़ी सपोर्ट किया। इस फाइट के लिए उन्होंने कहा कि हमें जो हेल्प चाहिए हम आपके लिए करेंगे, तो इनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा। और डेफिनेटली आपको एक अच्छा, आप जिस लेवल पे मैं हूँ, लाइक मैं वर्ल्ड यूथ पाकिस्तान का फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ, मिडिल ईस्ट में चैंपियन रहा, तो इस लेवल पे आपको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे कोचेज, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इतने आपको पता है वसाइल नहीं है, तो जितने हैं उसी को यूज टू करते। हमेशा एक्सक्यूज नहीं किया मैंने कहा जितने होंगे हमेशा उन्हीं को लेके हम जितना कर सकते हैं सर्वाइव करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, मगर ये है कि अल्लाह ताला पे भरोसा है। उसके बाद अपनी मेहनत पे, अपने कोचेस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोच महबूब अहमद, कोच अहमद अली, कोच मेहर इस्मत, कोच खालिद, तो सब ने मेहनत की। देखें डेफिनेटली मुश्किल होता है, आप बस आप अल्लाह पे भरोसा रख के करें तो चीज़ें सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बताया टाइटल्स की लाइन तो हम देख ही रहे हैं, आपकी स्पॉन्सर्स की भी लाइन लग जानी चाहिए। अब तक ऐसा ही है, स्पॉन्सर्स मौजूद है या खाली GB की तरफ से हिमायत मिल रही है? हुकूमत की जानिब से कोई स्पॉन्सरशिप इस जीत के बाद? बिल्कुल आपके चैनल के थ्रू मैं, जो हमारे PM है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे राना महसूद साहब जो यूथ मिनिस्टर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जब फर्स्ट वर्ल्ड यूथ टाइटल जीता उस टाइम मेरे लिए प्राइस अनाउंस हुई, तो वो आज तक हमें रिसीव नहीं हुई। कहा कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज 3 साल हो गए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिले। तो मैं इंडिया से मैं जीत के आया था, इंडिया से मैं फाइट जीत के आया, तब भी प्राइस अनाउंस हुई राना महसूद साहब की तरफ से, तो वो भी अभी कह रहे थे कि आज मिलेगा, इस वीक मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं मिला। तो आपके चैनल के थ्रू मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमें वो भी दिलवाएं। और इसी तरह देखें बॉक्सिंग स्पोर्ट्स हैं, हम आपको अपना 100% दे रहे हैं, अचीवमेंट करके दे रहे हैं, तो इनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें। और जो प्राइवेट सेक्टर्स है, जैसे हमें इस इवेंट में एक्टिवेट ने स्पॉन्सर किया था, ग्रीन चैनल है, ग्रीन एंटरटेनमेंट, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स सपोर्ट कर रहा है थोड़ा भी। सिर्फ जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से नहीं है, तो जो इवन पहले इनामात हुए वो नहीं मिले। ये तो बड़ी वैसे ज्यादती की बात है। और आप बिल्कुल उस्मान रिक्वेस्ट ना करें, ये आपका राइट है और आप हमारे हीरो हैं। और मेरे ख्याल से जो देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, प्लीज़ इतनी ज्यादती तो ना करें। वो आपका नाम कहाँ कहाँ रोशन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं, और उनसे जो कमिट की गई प्राइस मनी है या जो भी चीज़ है वो आप उनसे नहीं दे रहे और उनको सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं कर रहे। बड़ी गलत चीज़ है। पंजाब के अंदर, पंजाब में इतना बड़ा इवेंट था जिसमें 4-5 कंट्रीज आए थे, तो हम तो चाह रहे थे कि CM जो पंजाब है मरियम साहिबा वो पार्टिसिपेट करेंगी, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फैसल खोकर साहब वो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली शुरू में तो नहीं हुआ, मगर अभी कल मेरी बात हुई फैसल खोकर जो मिनिस्टर साहब उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, होस्ट करेंगे, आपके लिए हम फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो होपफुली देखें, हम हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो हम अपने तरफ से दे सकते हैं हम तो अपनी कंट्री के लिए दे रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं। हम हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे जी। हमारा जो एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म है हमेशा आपके साथ इसी तरह से रहेगा, और हर आपकी फाइट जब आप जीत कर आएंगे और जिसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे उसको हम हाईलाइट करेंगे। मुझे जरा क्विकली बता दें कि आगे किस रिंग में हम आपको देख रहे हैं, कब है अगली फाइट और कहाँ? डेफिनेटली ये इंशाल्लाह एक बिग न्यूज़ है, क्योंकि मैंने लास्ट अपनी वर्ल्ड रैंकिंग डिफाइन की है, तो वर्ल्ड यूथ टाइटल के बाद अब ओपन टाइटल्स हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर मिलेगी वो वीक विद इन अ वीक। तो इंशाल्लाह एक और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाएंगे इंशाल्लाह। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान हमसे बात करने के लिए। उस्मान वज़ीर हमारे बॉक्सिंग चैंपियन हैं, से मुलाकात करवाई। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात की हद तक ही सारे काम कर रही है। मईशत की सूरत हाल पर भी वो ऐलानात हो रहे हैं कि बहुत बेहतर कारकर्दगी है, पर लोगों तक नहीं पहुँच रही। और यहाँ पर ऐलान करदा, पहली फाइट पर ऐलान करदा जो इनामात थे वो अभी 15वीं फाइट जीतने के बाद भी उनको नहीं मिल सके, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हुकूमत को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ब्रेक के बाद आ सकते। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर हम बात करेंगे एक बहुत बड़े
इवेंट की। जी हाँ, आईसीसी के सबसे बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की तो कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की रोनुमाई कर दी गई है। हमने आगाज में भी आपको बताया था। और 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड में 4 तब्दीलियां अब की गई हैं, जिन्होंने आखिरी बार गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली थी। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब और सुफियान मुकीम की जगह पर फहीम अशरफ, फखर जमान, खुशदिल शाह और साउद शकील को टीम में शामिल कर लिया गया है। कौमी टीम में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर और उस्मान खान को शामिल किया गया है। ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा, फुल टाइम स्पिनर्स अबरार अहमद और 4 फास्ट बॉलर्स शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन को मुंतखब किया गया है। सिलेक्टर असद शफीक का कहना है कि फखर जमान के ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम या सऊद शकील हो सकते हैं और होम कंडीशन में उम्दा कारकर्दगी के हामिल क्रिकेटर्स का सिलेक्शन किया गया है। ये 15 रुकनी जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 के लिए, कौमी स्क्वाड का ऐलान 2017 के फाते खिलाड़ियों ने किया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, अजहर अली, जुनैद खान, हारिस सुहेल ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। और ये भी वाज़ेह रहे कि कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची और लाहौर में होने वाली 3 मुल्की वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के साथ कराची में खेलेगा। और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी 15 रुकनी स्क्वाड कितना मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब और इरशाद महमूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि स्क्वाड पर क्या तबसरा करेंगे, आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सलीम साहब आप बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सुबह ही सुबह हंसने का मौका दिया। असद शफीक का यह बयान खुदा करके स्क्वाड बहुत मुतवाज़िन और बहुत अच्छा बासलाहियत प्लेयर से मुंतखब किया गया। का नाम नहीं लिया हमने। हाँ, उससे और दिल खुश हो जाता है क्योंकि स्क्वाड पे जितनी तनकीद हो रही है उतनी तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट रिसेंटली किसी पे नहीं हुई। जो कुछ प्लेयर्स पैराशूट से डायरेक्ट पाकिस्तानी कैंप में उतरे हैं, जैसे कि फहीम अशरफ के बारे में अजीम वसीम अकरम तक ये बात कह रहे हैं कि इसका बॉलिंग एवरेज 100 है, बैटिंग एवरेज 9 है और ये ऑलराउंडर है। कुछ दिन शाह भी पता नहीं कहाँ से आ गए। पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है और वो आग लगे मस्ती में हम अपनी मस्ती में वाली मिसाल है। हमारे सिलेक्टर्स खुश हैं, हमने बड़ी अच्छी टीम बना दी। भाई इतनी अच्छी टीम बनाई नहीं तो मीडिया के सामने आते एक वीडियो के जरिए क्यों उसका ऐलान किया। इतना बड़ा इवेंट और आपके पास एक स्पिनर है जहां इंडिया 4 स्पिनर खिला रहा है। आपको दुबई में हो सकता है सेमीफाइनल भी खेलना पड़े, इंडिया के खिलाफ मैच भी है वहां पर इतना इम्पोर्टेंट। तो इंडिया बेवकूफ है कि 4 स्पिनर की। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी पिचेज हैं कि हमें सारे पेसर्स मैच जितवा सकते हैं। ओपनर अपने पास एक फखर जमान और उनके साथ अब कह रहे हैं बाबर आजम। और यही जो है हमारे हकीम जावेद साहब वो कहा करते थे तो बाबर के बारे में कि इसको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, इसको नीचे खेलना चाहिए। बल्कि याद है वो कहते थे बाबर के बारे में कि ये जब PSL में खेलता है लाहौर कलंदर के खिलाफ तो हम कहते हैं इसको आउट ही नहीं करें, ये खड़ा रहेगा तो हमारी जीत के चांसेस ज्यादा है। का सिलसिला चल रहा है अभी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर को बना लिया गया जी। राइट, हाँ ओपनिंग कर रहे हैं बाबर, लेकिन ये एक बड़ा रिस्क है बाबर से ओपनिंग करवाना क्योंकि हमारे नंबर 1 प्लेयर है। अल्लाह ने करे जल्दी आउट हो गए तो हमें इसमें इश्यूज हो सकते हैं आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिशाद साहब आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सलीम ने भी बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया और हम लोग सब जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्टंट है जब से ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। और जो 2 पिछली सीरीज पाकिस्तान ने वनडे की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ जिस स्क्वाड के साथ जीती थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें जो प्लेयर्स हमें तो लग रहा था कि उनको ग्रूम किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अचानक इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम और इन सबको अचानक ड्रॉप कर दिया गया, हसीबुल्ला। तो ये दूसरे जो नए नाम हैं वो किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं? और ये ट्राइड एंड फेल्ड प्लेयर्स हैं वेरी ऑनेस्टली। आप देखिए ना कि खुशदिल शाह को कितने चांस दिए गए और एक जमाना तो ये था कि एक उनकी मीम्स भी बना दी गई थी और बहुत ज्यादा। और उसके अलावा ये कि फहीम अशरफ का तो जैसे बिल्कुल सलीम ने कहा कि उनका तो ना बैटिंग में एवरेज है ना बॉलिंग में एवरेज है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो मेन 2 मसाइल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा सफर किया है,
वो तो एक तो पुअर पिचेस रहे हैं और एक पुअर सिलेक्शन रहा है। राइट। और मुझे लगता है कि वो सिलेक्शन एक बार फिर वापस आ गया है। वैसे रिशाद साहब, फहीम अशरफ के हवाले से अभी वसीम अकरम साहब की गुफ्तगू सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि पिछले 20 मैचेस में 100 की एवरेज है इनकी बॉलिंग में और 9 की एवरेज है बैटिंग में। तो ये तनकीद तो बड़े बड़े खिलाड़ियों की जानिब से सामने आ रही है। तो आपकी तनकीद वजह है, सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि हमारे पास जो वनडे सीरीज का करियर इस वक्त हमारे खिलाड़ियों का जा रहा था, या जो हमारा अपना कौमी टीम का जो एक ट्रैक दिखाई दे रहा था वो वनडे में ठीक था। तो आपको क्या लगता है रिशाद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अब वनडे में भी हमारी टीम की कारकर्दगी वही होगी जो T20 में करते आए इस स्क्वाड के साथ? क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड स्क्वाड है, पता है हमें जो नई इंडक्शंस हुई हैं वो सारी कारगर साबित नहीं हुई पहले। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं समझता हूँ कि कोई प्लानिंग या स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है स्क्वाड के पीछे, और इसकी वजह से काफी डाउट्स क्रिएट हो गए हैं कि जाहिर है दुनिया की टॉप 8 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, इतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है, और उसके लिए फिर सबसे लेट पाकिस्तान ने ये स्क्वाड अनाउंस किया। होम साइड को एडवांटेज भी होता है, जरा सा टाइम ले सकते हैं वो, लेकिन इतने दिन के बाद आपने पूरी एनालिसिस करके ये स्क्वाड अनाउंस किया है। आई एम वेरी वेरी सरप्राइज। और बिल्कुल इसमें लग रहा है कि कोई मुताबिकत नहीं है सेलेक्टर्स में और सपोर्ट स्टाफ में, थिंक टैंक में, जो पाकिस्तान की, जिसे मैंने कहा कि जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जीती थी, उसके तनाजुर में तो हरगिज ये स्क्वाड सेलेक्ट नहीं हुआ है। और क्या इसका परफॉर्मेंस होगा, क्या कह सकते हैं, बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये उस्मान खान के साथ कौन सा ऐसा मुआहिदा हुआ है? क्या वो यूएई लीग छोड़ने वाला मुआहिदा जो है उसके बाद उन्हें खिलाया भी नहीं था, क्या वो मामला है? मतलब इन्हें फिर भी ना परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद इन्हें हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, मुझे कुछ ऐसा ही डाउट है। और जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैंने एक्सप्रेस न्यूज पे उस वक्त भी यही बात की थी कि लगता है ऐसा ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ कि यार तुम यूएई की क्रिकेट छोड़कर आए हो, अपना मुआहिदा छोड़कर आए हो, वहां पे तुम्हारे पर बैन भी लग गया है, तो यहाँ हम तुम्हें इतने अरसे तक तो खिलाएंगे। पता नहीं कौन था जिसने उनको ऐसे टैलेंट उनका देखा, क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आपने उनको पहले इंटरनेशनल क्रिकेट T20 खिलाई, उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। जिस तरह के वो शॉट्स खेलकर आउट होते हैं तो वो तो ऐसा है कि किसी भी वक्त टीम को वो मुश्किल में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उनको भी मुसलसल टीम में लिया जा रहा है, पता नहीं क्या सोचकर। बिल्कुल कुछ ऐसे ही तो फैसले हुए जिसकी वजह से लोग इतने मायूस हैं और अब भी ये कह रहे हैं, क्योंकि देखें जब वर्ल्ड कप पे भी स्क्वाड अनाउंस हुआ था, बाद में उसमें कुछ चेंजेस कर ली गई थी। अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, उनको सुधारे। जब तक ये एक आईसीसी की तरफ से एक चेंज हो सकता है बगैर किसी वजह बताया, तो उनको टीम में चेंज बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि अगर वो डेडलाइन गुजर गई तो उसके बाद सिर्फ इंजरी की सूरत में चेंज हो सकेगा। और डेडलाइन कब तक होगी? कब तक है वो डेडलाइन? मेरे ख्याल है कि शायद 11 तारीख है, मैं श्योर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है 11 ही है, लेकिन अभी टाइम है इनके पास थोड़ा। अब पता नहीं इनकी ईगो इजाजत देगी सेलेक्टर्स की, यानी देखें उस दिन कितना अच्छा दिन था जो मोहसिन नकवी साहब कज़ाफी स्टेडियम में बैठे थे और इतना शानदार लुक कज़ाफी स्टेडियम पीछे से दे रहा था, इतनी बड़ी कामयाबी के रिकॉर्ड टाइम में उसे मुकम्मल किया। और कुछ देर बाद ही वो सारी जो तवज्जो थी, जो वाह वाह हो रही थी, वो टीम सिलेक्शन की वजह से उधर चली गई कि यार ये क्या टीम सेलेक्ट हुई है, और वो जो मोहसिन साहब का कारनामा था वो पीछे रह गया और सब सिलेक्शन कमेटी को बुरा भला कहने लगे। तो ये गड़बड़ हुई है, इसको सही करना चाहिए इनको। राइट। तो रिशाद साहब, बॉलिंग लाइनअप के बारे में आप क्या कहेंगे? एक फुल फ्लेज हमारे पास स्पिनर्स है अबरार अहमद, और उसको भी हमने देखा है जब भी आप टीम की स्क्वाड के साथ लेकर जाते हैं वो अक्सर रिजर्व में ही होते हैं और उन्हें खिलाते नहीं हैं। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में सीधा एक स्पिनर लेकर जा रहे हैं, और जो साजिद खान है, जिसे नुमान है, बाकी लोग जो स्पिनर्स मौजूद हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है होम ग्राउंड पर, उनको मौका नहीं दिया गया है और अबरार अहमद को रखा गया है। दूसरी तरफ अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, विकेट को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि फास्ट बॉलर्स वहां पर कारगर साबित हो, या फिर एक जो हमारा स्पिनर अबरार, उसको ले जाना काफी होगा? जी बिल्कुल काफी नहीं होगा। हमारे होम ग्राउंड्स पे खासतौर पे इस वक्त जो हिकमत अमली नजर आ रही है वो ये है कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, और इवन वेस्ट इंडीज की टीम के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। तो मैं वाकई हैरान हूं कि क्यों पाकिस्तान ने, अगर साजिद खान को, नौमान अली को आप समझते हैं कि वो
टेस्ट के स्पिनर हैं वो वनडे में इतना कामयाब नहीं होंगे। तो सुफियान मुकीम का तो प्रूवन रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया में, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका में। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली 2 स्पिनर्स को होना चाहिए था एटलीस्ट, अगर सलमान आगा पे आप बैंक कर रहे हैं तब भी। तो एक लॉपसाइडेड, एक इम्बैलेंस्ड स्क्वाड है। और मैं समझता हूँ कि जैसे बिल्कुल सही कहा सलीम ने कि बहुत ही अभी भी मौका है, 10 या 11 तारीख लास्ट तारीख है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में चेंजेस कर सकता है। और जहां तक फहीम अशरफ का मैं कहूंगा कि उसमें जो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई दफा सुनते थे कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन में पर्ची चलती है, वो बड़े अरसे के बाद वो फिनोमिना वापस आया है कि एक प्लेयर क्या पर्ची पे सेलेक्ट हुआ है या किसी की सिफारिश सेलेक्ट हुआ है, बिकॉज इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही। सही मौका तो इन्होंने खुद ही दिया है बात करने का भी। अच्छा सलीम खालिद साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? पहले स्पिनर्स को खिलाते हैं, स्पिनिंग पिचेस बनाते हैं और वो फ्लो में आ जाते हैं, फिर अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक स्पिनर जाएगा। फास्ट बॉलर्स को पहले प्रैक्टिस भी नहीं उस तरीके से करवाई। अगर हम दूसरी टीम्स का देखें तो उधर दीगर टीमों उनके स्क्वाड पर अगर नजर डालते हो तो 3 से 4 स्पिनर सबने रखे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? मतलब क्या सोच रख के इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक स्पिनर जाएगा, 4 फास्ट बॉलर्स जाएंगे? देखिए बात ये है कि वो जो स्पिनर टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे ना, तो हमारी होम सीरीज थी, हमारे पास इख्तियार था कि बड़े बड़े पंखे लगाएं, हीटर लगाएं, पिच को छुपाएं, सुखाएं और उसके बाद मर्जी की पिच बनाकर मैच जीतें। ये आईसीसी का इवेंट है। और यहाँ पर जाहिर है बिल्कुल स्पिन पिचेस तो नहीं बन सकती, लेकिन जो भी वनडे का या T20 का आईसीसी का इवेंट होता है उसकी पिचेस आईसीसी वाले बनाते हैं। और उनकी कोशिश ऐसी होती है कि ऐसी पिचेस बने जहां बैटिंग हो अच्छी, स्कोर बने, कि थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता कि फास्ट पिचेस बना, नहीं फास्ट पिचेस नहीं, एक सपोर्टिंग पिचेस होती है जहाँ रन बनते हैं। अच्छा। तो अभी भी ऐसे ही होगा। और रिवायती तौर पर पाकिस्तान और यूएई में तो स्पिनर्स ही चलते हैं। पाकिस्तान में तो आप जितनी भी मेहनत कर ले फास्ट पिचेस बना ही नहीं सकते यहाँ पे आप। तो जैसे रिशाद साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक स्पिनर के साथ खेलना तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। और ये सलमान वगैरह जो है ये तो पार्ट टाइमर है, तो इनके ऊपर हम कैसे इंतजार कर सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे? स्पेशलिस्ट स्पिनर बिल्कुल यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर टीम इन्होंने सेलेक्ट किया आकिब जावेद साहब और दूसरे लोगों ने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राइट। तो रिशाद साहब आप बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ तब्दीलियां इस स्क्वाड में कर सकते तो आप क्या करते? जी देखिए, मैं डेफिनेटली इरफान खान नियाजी को तो डेफिनेटली रखता, फहीम अशरफ को नहीं रखता इसमें। और उसके अलावा मैं सुफियान मुकीम को भी मैं जरूर इसमें रखता। आप देखिए कि इसमें जो ऑलराउंडर्स हैं उसमें इनको खुशदिल शाह को इन्होंने किस बेसिस पे इंक्लूड किया है मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में बहरहाल बेहतर परफॉर्मिंग ऑलराउंडर्स इनको मिल जाते हैं, उनसे बेहतर। और मैं ये समझता हूँ कि इवन प्लेयर जो अब्बास आफरीदी हैं उनका भी है कि वो भी अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उनको ग्रूम किया जा सकता था। तो पाकिस्तान की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही इसमें। आप देखिए ना कि इवन ओपनर्स पे जो बात हो रही है, तो अभी तक हम लोगों को सर्टन नहीं है कि बाबर और फखर ही ओपन करेंगे या सऊद शकील ओपन करेंगे। इसमें भी कोई डेफिनेट थिंकिंग नजर नहीं आ रही। तो इतने अरसे के बाद कोई लैक ऑफ प्लानिंग पाकिस्तान की टीम में नजर आ रही है, जो इस वक्त तकरीबन 29 साल के बाद एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट पाकिस्तान में। इतने बड़े टूर्नामेंट के तो एक स्पेशल एक स्ट्रेटेजी, एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके करनी चाहिए थी, लेकिन टोटली इस वक्त बिल्कुल सरप्राइजिंग है जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस हुआ है। वाकई ऐसा है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब और रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात थे अपनी क्रिकेट की। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट, उस पर इतनी ज्यादा दाद मिलती है, उसके साथ ही जब स्क्वाड अनाउंस होती है तो ऐसे तनकीदी नश्तर बरसाए जाते हैं क्योंकि खुद मौका दे रहे हैं आप। अभी भी टाइम है, जैसे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप नजरसानी कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर सूरत हाल बेहतर उससे हो सकती है तो कर लीजिए। अभी हम जाएंगे जनाब छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। अब बढ़ते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश की जानिब, जहां आज बात हो रही है वखान की पट्टी के हवाले से। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हम सवाल करते हैं मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से। बहुत शुक्रिया ताड़ साहब। आज का मेरा सवाल जो है वो वाखान की पट्टी के हवाले से है या वाखान कॉरिडोर के हवाले से है।
बहुत ही खूबसूरत एक वैली है और मतलब कमाल वैली है। और यहाँ इसी वैली के बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे इसी से मार्को पोलो जो है वो आगे गए और यारकंद और जो बदख्शां हैं इसके दरमियान भी ये एक तिजारती रास्ता भी के तौर पे भी इस्तेमाल होती रही। और अब ये जो वाखान कॉरिडोर है ये उसके ऊपर फिर पामीर हाईवे जो है जो 4 मुल्कों को आपस में मिलाती है और 1200 किलोमीटर, ये बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशंस हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। ये टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक उनका ख्वाब होता है कि वो पामीर हाईवे जाएँ और या वाखान कॉरिडोर या वहाँ पे विज़िट करें। तो क्या कभी आपकी ये विश लिस्ट में रहा है वाखान की ये जो पट्टी है और फिर जो पामीर हाईवे है, और अगर विश लिस्ट में रहा है तो फिर ये क्यों नहीं हुआ कि आप वाखान आप नहीं गए या पामीर हाईवे आप विज़िट नहीं कर सके, इसकी क्या वजह है? वकार दुनिया की हर वो जगह जिसमें एक ख़ास रोमांस व्यवस्था है, जिसमें एक फैसिनेशन है, एक भेद है, वो मेरी विश लिस्ट में शामिल रहे हैं और वाखान भी उनमें से एक है। याद रहे कि वाखान की जो पट्टी है ना, दैट वाज क्रिएटेड बाय रशिया एंड ब्रिटेन। इससे पहले ये वजूद में नहीं थी। या तो ये ताजिकिस्तान यहाँ पे आता था या अफगानिस्तान, वटावा, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उन्होंने ये पट्टी सिर्फ इसलिए कायम की, जो कहीं 10 किलोमीटर है और कहीं 80-90 किलोमीटर भी है चौड़ी, ताकि इनका डायरेक्ट क्लैश ना हो। ये शुरू से नहीं चली आ रही वाखान कॉरिडोर जो है, ये ब्रिटिश के ज़मानों में ये क्रिएट हुई। उसकी जो फैसिनेशन है कि एक तरफ पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है और उसके एंड की लोग पे जाए तो चाइना। यानी इतनी छोटी सी पट्टी में 4 मुल्क मिल रहे हैं। और पामीर जो माउंटेन्स है वो इसके ऊपर हजूम करती हैं, तो वहाँ जाना इटसेल्फ, यानी कोई भी जगह जो होती है ना, उसका हुस्न जो होता है वो सिर्फ मंजर में नहीं होता। उसका हुस्न उसकी फैसिनेशन और उसकी तारीख़ में होता है। मुझे याद है कि एक साहब गए हिरात, तो मुझे कहना कि जनाब आपने बड़ी तारीफ़ की हिरात की, बड़ा फजूल सा कस्बा है, हमारा तो कसूर से अच्छा है। यानी पुराने ज़मानों का हिरात, अब तो खास मॉडर्न हो गया। तो मैंने कहा कि इसलिए कि तुमने हिरात की तारीख़ को मद्देनज़र नहीं रखा, तुमने उन आँखों से नहीं देखा जो तारीख़ की आँखें थी। तो इसी तरह वाखान कॉरिडोर जो है ना, उसको भी जब तक आप उस फैसिनेशन से, तो मैंने वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। मसलन पुराने ज़माने की बात है कि मैं चित्राल गया और चित्राल गर्म चश्मा गया। मुझे बताया गया कि यहाँ से 3 घंटे की मुसाफत पर बदख्शां वाक़या है, और उन दिनों को गड़बड़ थी, अफ़गानिस्तान रशिया जो भी था, ये कोई बॉर्डर इतने सेफ नहीं थे और आना जाना इधर से अफगान रेफ्यूजीज़ भी आ रहे थे, यानी बदख्शां। तो अब देखें ना कि बदख्शां का नाम इटसेल्फ ही जो है ना, वो मतलब लाले बदख्शां से लेके बदख्शां की शहज़ादी या बदख्शां के जिन और पता नहीं क्या, वो जो जिस तरह बाकी हैं मिथिकल शहर, मिथिकल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत सारे शहर वो मिथ्स ही लगते हैं बचपन से, जिनका हवाला तज़किरा आता है, समरकंद और बुखारा और खुतन वगैरह। उसी तरह बदख्शां। तो उन्होंने कहा जी वहाँ 2 लेक्स हैं बड़ी खूबसूरत, तो हम शाम से पहले वापस आ सकते हैं जाके। तो जीपों पर थे हम, तो हमने उधर सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ता दुश्वार हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। और मैंने सोचा कि अगर वहाँ रात हो गई और अगर हम बदख्शां में हुए, और क्योंकि वो मतलब कि ज़ाहिर है कि ऑलमोस्ट इलीगल क्रॉसिंग थी इनटू अफ़गानिस्तान या बदख्शां, तो मैं तो अकेला तो मैं रिस्क ले सकता था, लेकिन फैमिली तो वहाँ से हम, मेरा ख्याल है कि बदख्शां वहाँ से वो बार बार कह रहे थे ड्राइवर कि साहब सिर्फ 1 घंटा और, तो 1 घंटे की ड्राइव पर बदख्शां रह गया। उसके बाद मैंने इसकी फैसिनेशन महसूस की जब मैं लेक करोमर गया हूँ और ब्रोगल की वैली में गया। अब ब्रोगल की वैली जो है ये पैरेलल है वाखान जी, और वहाँ ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस भी है, उधर उनकी भी होगी क्योंकि बॉर्डर एरिया। वो बॉर्डर भी जो है
वो तकरीबन खुला है। वहाँ दो पास हैं, एक को ब्रोगल पास कहते हैं, एक को दरवाज़ा पास कहते हैं। दरवाज़ा जो है बुनियादी तौर पे पर्शियन का और इधर का ही लफ्ज़ है अपना, दरवाजे का मतलब दरवाज़ा ही होता है जी ठीक। तो मतलब है कि जिस तरह तकला मकान जो है, मकान का मतलब है कि घर, रेत का घर, तो जिस तरह मकान है इसी तरह ही दरवाज़ा भी टर्किश में भी है, बाकी ज़ुबानों में भी है, वो दरवाज़ा पास। तो हम जा रहे थे, आप जानते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान आप इकट्ठे होकर तो नहीं चलते, वो हजूम थोड़ा होता है नारे लगाते हुए जा रहे हैं, वो तो अपनी अपनी मुशक्क़त आदमी कर रहा होता है, इंडिविजुअली अकेला चल रहा होता है, रास्ता भी छोड़ा। तो मैं और मेरा एक साथी हम चलते जा रहे थे, वो जो रास्ता बताया गया था, पोर्टर कुछ आगे थे, एक दो पीछे थे। थोड़ी देर के बाद एक पोर्टर आवाज़ें दे रहा मुझे नीचे से, ज़रा बुलंदी पे आ गए, तार साहब ठहरे ठहरे ठहरे। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैं गया, कहेंगे सर आपने क्या किया है, आप दरवाज़ा पास को पास कर गए, अबूर कर गए, और आप तो पिछले आधे पौने घंटे से अफगानिस्तान में चल रहे हैं, बाखान में चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई वहाँ पे कोई होता है ना कि बॉर्डर में कोई बार्ड वायर है, वो कहने लगे जी यहाँ कुछ भी नहीं है, वो छोटी छोटी पत्थर की बुतियाँ सी लगी हुई हैं, वो हम जानते हैं कि उधर अफगानिस्तान है, वो बाखान है और इधर हम हैं। तो जनाब मैं इस तरह कहा जा सकता है कि मैं बाखान होकर आया हूँ। और आखिरी बात जी, जब हम दरकूट ग्लेशियर को अबूर करने वाले थे तो वहाँ पे 5-6 लोग आए, वो ताजिकिस्तान के थे, वो बहुत गरीब गुरबाई थे, खासे गरीब, खासे बूढ़े, 3-4 लोग थे। वो बैठ के हमसे बातें करने लगे। तो हमारे लिए बड़ी फैसिनेशन थी कि वो ताजिकिस्तान से आए थे, यानी ताजिकिस्तान से उन्होंने बॉर्डर अबूर किया। वो कहते थे खुला बॉर्डर है, नोबडी बॉर्डर्स। वो अफ़गानिस्तान में आए, अफ़गानिस्तान से आ गए ये दरवाज़ा पास वगैरह के एरिया, यहाँ भी कुछ नहीं था, वो पाकिस्तान में आ गए। तो मैंने कहा यहाँ क्या करने आए हैं आप? वो कहते हैं कि हम आते जाते रहते हैं और पाकिस्तान से हम आटा, घी, चाय और चीनी लेके जाते हैं। अच्छा। चुनांचे मैं कह सकता हूँ कि मैं वाखान भी गया हूँ और ताजिक लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन ब्रोगल में। और याद रहे कि इधर जो वैली है उसको ब्रोगल कहते हैं, तो वाखान में जो वैली है उसको भी ब्रोगल कहते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। बदख्शां के हवाले से तो अभी भी जो वकी लोग हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अपर उन्जा के लोग, उनके जो गाने हैं उसके अंदर बदख्शां का लफ्ज़ आता है। हमें वकी तो समझ नहीं आती, लेकिन जब बदख्शां का लफ्ज़ आता है तो आइडिया होता है कि अच्छा यहाँ पे कोई बदख्शां का जिक्र है। और अब ट्रैवलॉग्स इस तरह के बड़े बड़े खूबसूरत आ गए हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स हमारे सामने वाखान कॉरिडोर कहते हैं। पहले तो वाखान कॉरिडोर के वाले से उस तरह मालूमात नहीं मिलती थी, लेकिन अब यूट्यूब पे बहुत सारा ज़ख़ीरा जो है वो आप देख सकते हैं। वाखान के वाले से बहुत हाई रेजोल्यूशन के बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, वीडियोज़ हैं। और अभी हमारे जो पाकिस्तान के बाइकर हैं इब्रार, वो भी अफ़गानिस्तान में पूरी वाखान की पट्टी को क्रॉस करते हुए अब ताजिकिस्तान या और उस तरह उज़्बेकिस्तान इस तरफ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे विजुअल्स जो हैं वो वाखान के आपको मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पामीर हाईवे जो है उसके वाले से भी आपको डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं इंतहाई टैलेंटेड लड़की से। जी हाँ, पाकिस्तान की पहली खातून ड्रम साज, समाजी कारकुन और सेशन म्यूजिशियन वीरूशान से। वीरूशान 2012 के बाद से बैनुल-अक़वामी सतह पर ड्रम साज की हैसियत से मुख्तलिफ पाकिस्तानी म्यूजिकल सीरीज, नेस्कैफे बेसमेंट, पेप्सी, बैटल ऑफ द बैंड्स, एकॉस्टिक स्टेशन में काम कर चुकी हैं और कोक स्टूडियो हाउस बैंड में परफॉर्म करने वाली पहली खातून ड्रम साज भी हैं। और वीरूशान संगत की एक अहम रुकन है जो
बेसिकली पाकिस्तान और अमरीकी फनकारों के माबैन बाहमी इश्तराक है और ढोल समिट के नाम से वर्ल्ड पुरसुकून प्रोग्राम में वीरो शान मशावरती बोर्ड में भी शामिल है और 2015 में उन्हें कोरिया के कौमी थिएटर में कोरिया के रवायती ढोल पढ़ने के लिए म्यूजिकल स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया था और उन्होंने टेक्सास के यूटी ऑस्टिन में बटलर स्कूल ऑफ म्यूजिक से ड्रम साजी में अपनी महारत और मालूमात में इजाफा किया। वीरो इस वक्त फनकारी इनिशिएटिव के नाम से अपनी मूवमेंट पर भी काम कर रही हैं, जिसका जो बुनियादी मोटिव है वो फन को आवाम तक पहुंचाना है। उन्होंने जो ताल का इल्म है उसको आम करने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद भी किया है और वो खुसूसी ख्याल के जो बच्चे हैं उन तक मौसीकी मुतारिफ करवाने के ख्याल पर भी आजकल काम कर रही हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, वीरो हमारे साथ हैं। वीरो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? Thank you so much. Thank you, Ali. I'm fine. Very good morning to you guys. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइएगा कि वीरू, म्यूजिशियंस और उसके बाद फलाही कारकुन क्या कुछ कर रही हैं एक साथ, इतना कुछ कैसे मैनेज कर पा रही हैं आप? ये बस मुझे शौक है इस चीज़ का। ये मैंने 2012 में डिस्कवर किया कि मुझे म्यूज़िक का शौक है और फिर मैंने अपनी तालीम और हर चीज़ फिर मैंने म्यूज़िक में ही कंटिन्यू की। मैंने सोचा कि इसको एक प्रॉपर तरीके से इसकी तालीम हासिल की जाए, क्योंकि दुनिया भर में तो लोग पीएचडी कर रहे हैं म्यूजिक में। तो फिर बस वहाँ से ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर मैंने कोरिया की मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची से उस्ताद बशीर से थोड़ा सा तबला सीखा और फिर उसके बाद मुझे नेशनल थिएटर ऑफ कोरिया में स्कॉलरशिप मिली और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जो है मैंने एथनोम्यूजिकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, वहाँ भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बड़े अच्छे काम भी आप कर रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि 2012 से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, इस सफ़र का आगाज़ हुआ। आपको ख्याल कैसे आया? क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ या किसी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया तो फिर आपने ड्रम बजाना भी शुरू किया और इस जर्नी को स्टार्ट किया? एक्चुअली देखिए, ये म्यूज़िक का और ड्रम्स का जो है ना बहुत हमारे नेचर से बहुत ताल्लुक है, क्योंकि ये चीज़ हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। हमारी कुदरत में हर ये सारे साउंड्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हील करते हैं आपको। तो आप समझ लें कि मेरा बहुत सख्त टाइम था जब मैं लाहौर में पढ़ रही थी। कराची से गई थी मैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में थी। तो मेरे अकेले टाइम में एक ये छोटा सा ढोल जो है वो मेरा साथी था और मैं इसको बस बजाती थी और एक अजीब में सुरूर में चली जाती थी। तो फिर मैंने इस चीज़ को जो है वो पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कि ये क्या है ऐसी चीज़ जो मुझे सुकून दे रही है या मेरा टाइम गुजर रहा है इससे, या मैं थोड़ी काम डाउन हो रही हूँ ना। फिर इसके अगर पीछे आप जाएं तो फिर इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे जो सूफी ढोल्स हैं और फिर ढोल जो हो गया और फिर जो हमारी इस तरह की रिवायतें हो गई, और ढोल का ताल्लुक बहुत ज़्यादा बैक हमारी हिस्ट्री में जाता है, जो कि जंग के ज़माने में भी यूज़ किया जाता था तो लोगों को जोश दिलाने के लिए, तो कहीं हमारे सूफी सेरेमनीज में यूज़ किया जाता था, लोगों को हाल आ जाता था। तो बस उससे मैंने इसके बारे में मैं डीप स्टडी करती गई और फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड गो फॉर अ प्रॉपर म्यूज़िक डिग्री, जहाँ पे मैं इसकी पूरी एक तालीम को मैं जो है वो हासिल कर सकूं और समझ सकूं कि ये है क्या। तो बस यहाँ से मेरे समझ लें कि एक डिप्रेशन के उससे इसका आगाज हुआ कि मुझे पता चला कि ये इतना हेल्पफुल हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कोरिया के कौमी थिएटर में कोरिया के रिवायती ढोल पढ़ने का, म्यूजिकल स्कॉलरशिप से नवाजा गया आपको, कैसा एक्सपीरियंस था? जी बहुत डिफरेंट था अली, और आप समझ लें कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि आई वाज द ओनली पाकिस्तानी वुमन प्रेजेंटिंग पाकिस्तान ओवर देयर। और वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान कोई जगह है जो एग्जिस्ट करती है। सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ म्यूजिशियन, क्योंकि उनके जहन में या आधी दुनिया के जहन में यही है कि पाकिस्तान शायद कोई बहुत बैकवर्ड या बहुत ज़्यादा कोई मतलब वहाँ पे कोई जंग चल रही है। बिल्कुल। तो वो मैंने बहुत फ़ख्र महसूस किया। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द ट्रेडिशनल ड्रम्स, मेरी एक ड्यूटी बन गई उस एक पूरे साल के लिए कि मुझे कैसे पाकिस्तान का इमेज जो है मैं उसको एक पॉजिटिव उसमें प्रेजेंट कर सकती हूँ कि नो, देयर इज आर्ट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, देयर इज म्यूजिक व्हिच एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, एंड देयर आर वुमेन डूइंग म्यूजिक इन पाकिस्तान, एंड आई एम वन ऑफ द वुमेन हु इज हियर to represent। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, and I feel proud to represent my country over there।
जबरदस्त। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों की वीडियोस भी आपकी आई और सोशल मीडिया पर दुनिया ने देखी कि आप वहाँ पर परफॉर्म करती हो। डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड हैं आप, कुछ तो खास बात आप में है। जुल्फी भाई ने भी आपको कोक स्टूडियो में माशाल्लाह से आपने परफॉर्म किया, पहली खातून ड्रमर थी आप। तो मुझे ये बताएं कि ड्रम पढ़ने में और ड्रम बजाने में क्या फ़र्क है, ज़रा गाइड करें हमारे नाज़रीन को इस हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, कि उनको लगता है कि सिर्फ बजाना ही एक आर्ट है और पढ़ना इज समथिंग डिफरेंट। देखिए, पढ़ने में फ़र्क ये है कि बजाने में तो फिर हम लोग किसी भी तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ। लेकिन पढ़ने में फ़र्क ये है कि आपको फिर पता चलता है कि ड्रम की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, ड्रम कहाँ से शुरू हुआ, किन किन मुल्कों में किस किस तरीके से ड्रम बजाया जाता है, कितने पैटर्न्स उसके होते हैं, कितनी रिदम्स उसकी होती हैं, कौन से म्यूजिक में कौन सा पैटर्न जो है वो लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारा सूफी म्यूजिक है उसमें बिल्कुल एक अलग तरीके से रिदम बजती है, और जो हमारी शादियों का म्यूजिक है उसमें बिल्कुल अलग तरीके से म्यूजिक बजता है। हाँ। तो इस बात की नॉलेज होना जो है वही पढ़ाई है ड्रम की। और इसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर दें तो समझ लें कि आप दुनिया भर के जो लोगों के कल्चर्स थे, जो कि ड्रम जहाँ एग्जिस्ट करता था, चाहे वो जंग के ज़माने में करता था या आमदों के ज़माने में करता था, वो एक पूरा उसके पैटर्न से डिफरेंट, क्योंकि फिर वो आपके रूह को एक असर करते थे, जोश देते थे, हाँ। कि आपको खुश आपकी रूह को सुकून पहुंचाना हो तब भी ये कारगर साबित होता है, और अगर जंग के लिए तैयार करना हो तब भी। लेकिन आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न मौसीकी में क्या डिफरेंस नजर आया, क्योंकि हम तो काफ़ी देर से तबले को सुनते आ रहे हैं और ये यहीं की इख्तरा है, बरसग़ीर पाक व हिंद में या वो दिखाई दिया और फिर पूरी दुनिया में अब सुनने वाले उसके मौजूद हैं, लेकिन जो नई इख्तराएं पैदा हो रही हैं उसके मुतालिक भी बताइए। ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक बिल्कुल इस तरह से अली, जैसे हर जगह का अपनी सकाफती म्यूजिक है, हर जगह का अपना रूट्स है म्यूजिक की, ठीक है, तो उसको आप समझ लें कि यही है। ईस्टर्न म्यूजिक का जो है हमारी अपनी रूट्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट वाइज साज के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाती हैं। ढोल है जैसे या तबला हो गया, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनकी क्या बैकग्राउंड है, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो वेस्टर्न में भी इसी तरह है, वेस्टर्न में भी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ड्रम्स हैं। अब ड्रम्स का आगाज कहाँ से हुआ, ये कहाँ से वो किया, फिर ऑर्केस्ट्रा जो है वो डिसिप्लिन बिल्कुल डिफरेंट है, और इसी तरह जैज डिसिप्लिन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न में जो है वो काफी म्यूजिक का फर्क है, लेकिन इन द एंड मेरे तजुर्बे के मुताबिक म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मेरे इतने से एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे मेरे जो पार्टिसिपेंट्स थे मेरे साथ दुनिया भर से, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हमारे पास कोई मीडियम नहीं था कनेक्ट होने का, लेकिन जैसे ही हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकालते थे हम फौरन से कनेक्ट हो जाते थे और साथ मिलकर म्यूजिक बजाते थे। बिल्कुल, अभी हमने ऑडियंस को भी आपके साथ कनेक्ट करना है, इसी तरह से आप अगर हमारे साथ मौजूद रहेंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि वीरू से परफॉर्म तो करवाएं। अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सुनते हैं वीरू से कुछ। तो वीरू, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हुए चाहेंगे, जरा हमें ये तो पता है, हमें तो सिर्फ ढोल और तबले का पता है, बाकी दीगर इंस्ट्रूमेंट्स आप बहुत ज़्यादा, हमने आपको कोक स्टूडियो में भी देखा बजाते हुए, और बड़े डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ज़रा हमें एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस के लिए। एक्चुअली ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स परकशंस में आते हैं, इनको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, और इसमें जो है ज़्यादातर सिर्फ रिदमिक पैटर्न्स नहीं, इसमें साउंड्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा कि कुछ गानों में जैसे पीछे से कहीं बारिश की आवाज़ आ रही है, या कहीं से चाइम्स की आवाज़ आ रही है, या कहीं से शेकर्स की आवाज़ आ रही है, तो बेसिकली ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर आते हैं। मेरे पास मैं इनको बजा तो नहीं सकती, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक रेन मेकर है, ये बारिश की आवाज निकालता है। इसको हल्के हल्के, अगर जैसे इसकी टेक्निक है कि इसको आपने कैसे मूव करना है, इसमें से बारिश की आवाज आएगी। इसी तरह जैसे ये छोटा एक मेरे पास इजिप्शियन इंस्ट्रूमेंट है रिक, अब इसमें ये जिंगल्स लगे हुए हैं, तो इसको अगर मैं हिलाती हूँ तो एक सर्टेन इसकी साउंड आएगी। तो परकशंस में सिर्फ
ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते कि जिसमें पैटर्न्स बजे, लेकिन परकशंस में फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जो कि साउंड इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। और इस तरह और बहुत एक वास्ट ये एक दुनिया है परकशंस की जिसमें सारे साउंड्स इस तरह के यूज होते हैं। वीरू, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कीप मेकिंग प्राउड। हम आगे आप पर बहुत फख्र करते हैं और हमें मजीद फख्र है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी डाइवर्सिटी मौजूद है और वीरू जैसे जो हमारे पास ड्रमर्स मौजूद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ देखने को अच्छा मिलता है बल्कि सुनने को भी अच्छा मिलता है। एग्जैक्टली। इसी के साथ ही हमें एक्सप्रेसो से दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।